हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का टॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, हर एक पार्ट के बारे में हमने समझ लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ जो हमारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइम्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं स्वॉलो करने से। जब हम खाना खाते हैं तो हम एक प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड स्वॉलो। हम अगर प्रोसेस को पूरा कहते हैं स्वॉलोइंग। खाने को आप जब अपने माउथ से इसोफेगस के थ्रू पेट तक पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वॉलोइंग। तो लिख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ transferring of food from mouth to through esophagus to our stomach। इसका सेंस क्या है? जब हम खाना माउथ में रखते हैं, उस प्रोसेस को हमने बात करी थी इनटेक कहते हैं। जब हम खाना अपने माउथ में रख लेंगे उसे कहते हैं इनटेक। अब खाना जब हम अपने माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वॉलोइंग। तो ये पूछा जाता है कि कभी कभी व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड स्वॉलोइंग। तो स्वॉलोइंग की डेफिनेशन तो हम बात करें तो यही है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ थ्रू इसोफेगस टू स्टमक। स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो पूरा प्रोसेस हम करते हैं वो होता है स्वॉलोइंग। ठीक है, समझ आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी आती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक टर्म आती है उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए लिखते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपसे पूछी जाती हैं पेपर में, तो इनको समझ आना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट क्या है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे कभी कभी हम जब खाना खाते हैं तो आपको खाते समय यहाँ पे आपको एक रिदमिक, जो आपका इसोफेगस है वहां पे आपको एक रिदमिक वेव सी दिखाई देगी, मूवमेंट दिखाई देगी। उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। बेसिकली उसी मूवमेंट की वजह से हमारा खाना इसोफेगस से नीचे मूव करता है स्टमक तक। ट्यूब जो है हमारी वो एक मसल से बनी हुई है, वो क्या करती है, जैसे जैसे खाने को नीचे ले जाना है तो उसके लिए वो मूवमेंट करती है। तो दिस रिदमिक मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए लिख लेते हैं द रिदमिक मूवमेंट of the wall of alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया? पूरी ट्यूब हमारे माउथ से लेके जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ट्यूब चलती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारी बॉडी, हमारा जो फूड है आगे मूव जो करता है वो सारा किसकी वजह से करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर हमारा ये मूवमेंट ना हो तो हमारा फूड एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसोफेगस के थ्रू मूवमेंट कराना हो, आपका स्टमक के बाद आगे जो आपके इंटेस्टाइन है वो सब क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ही आते हैं। द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बेसिकली रिदमिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। टू मूव द फूड forward is called peristaltic movement। समझ आ गया होगा? मूवमेंट समझाते हैं आपको। सपोज करिए हमारी ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये वॉल्स है इसकी। अब हमने फूड लिया,
फूड का जो चंक होगा वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, बड़ा भी हो जाए साइज में, हो सकता है। तो ये जो वॉल्स है पीछे वाली आपकी, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं इस तरीके से। ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई पीछे से, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो ये प्रेशर लगाएंगी, इसकी वजह से फूड क्या हो जाता है, आगे को मूव कर जाता है। तो जब हमारी वॉल्स दबती हैं ऊपर से और फूड को आगे प्रेशर पुश आउट करती है, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है, हमारी पूरी फूड पाइप में मूवमेंट करती है। इंटेस्टाइन्स में भी हमारा फूड एक्यूमुलेट होता है, उसकी आगे फर्दर मूवमेंट के लिए भी हमारी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हो गया होगा। तो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ते हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि जो आपका फूड है जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है तो वो एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, वो रिलेटेड है हमारा स्टमक से। स्टमक से हमें पता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में हमारा जो फूड होता है वो स्टोर होता है कुछ टाइम तक के लिए, अराउंड 2 to 3 आवर्स होता है, वो रुका रहता है हमारे पेट में। वहां पे उसका डाइजेशन होता है, वहां पे उसका ब्रेकडाउन होता है। तो वो ब्रेकडाउन होने के लिए क्या होता है, हमारे जो स्टमक की वॉल्स है वो एक मस्कुलर वॉल्स है, तो वो वॉल्स मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसी वजह से हमारा खाना पचता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, कहते हैं चर्निंग। इसे कहा जाता है चर्निंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है ये समझते हैं। जो हमारी स्टमक की वॉल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, और इससे हमारा जो फूड होता है स्टमक में डाइजेस्ट होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है चर्निंग। चलिए हम ये इस पे लिख सकते हैं, व्हेन a food reaches our stomach, reaches our stomach, the walls of stomach contract, which result in digestion. This process is known as digestion. This process is known as churning. तो आपको थोड़ा सा ये समझाएं तो ये चर्निंग हमारे पास दोनों तरीके से होती है। अगर आप नॉर्मल हैं, खाना खाया, आप बैठ गए, तो आपका स्टमक ऑटोमेटिकली कर रहा है। इवन इसके बाद हम खुद भी कर सकते हैं। हम तो आपने देखा होगा कि हम योगा करते हैं, कपालभाति हो गया, आपका स्टमक इन आउट जो हम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, बेंडिंग एक्सरसाइजेस हो गई, तो इससे भी हमारा एक टाइप से यही होता है चर्निंग प्रोसेस, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो स्टमक में जो भी फूड है जो बच गया है लेफ्ट ओवर, तो वो क्या हो जाए, कंप्रेस होके आगे ट्रैवल कर जाए इंटेस्टाइन्स में, और इंटेस्टाइन में जाके उसका क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा एक प्रोसेस आता है, एक या फिर हम एक प्रोसेस कह सकते हैं डाइजेशन में, दैट इज चर्निंग। तो ये दोनों दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है आपकी जो नेचुरल होती है, जो आपका स्टमक ने करना ही करना है, एक प्लस हम एक्सटर्नल हम भी हेल्प कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइजेस। तो हम एक्सरसाइज करेंगे उससे भी चर्निंग बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपका स्टमक की एक्सरसाइज करेंगे तो फूड में जो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं और अच्छी तरह डाइजेशन नहीं कर पा रही है, तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे, स्टमक को इन आउट करेंगे अपना, तो ये चर्निंग प्रोसेस प्रॉपर अच्छी तरह होगा और डाइजेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे साथ रिलेटेड है यहाँ पे, उसे हम समझते हैं, दैट इज विलीज। विली, हमने स्टमक तक पर हमें पता लग गया स्टमक में चर्निंग होती है।
अब जब एब्जॉर्प्शन की बारी आती है तो हमें हमारा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने सुना भी होगा, ये चीज हम पढ़ते ही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बनाते हैं तो जनरली हम कुछ इस तरह से बनाते थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब हम 8th में होते हैं तो हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट जो हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विलीज कहा जाता है। होता क्या है, थोड़ा सा हम समझाते हैं। जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो आपका फूड, ये अगर हम बात करें, जो फूड हमारा इंटेस्टाइन की ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए तो हमारी जो ये इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो ऐसे बहुत सारे टर्न्स ले लेती है। और ये बहुत ज्यादा जो कर्व्स होते हैं, इन कर्व्स के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? वो एब्जॉर्प्शन करेंगी। और जब ब्लड कैपिलरीज को ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराना है तो हमें क्या करते हैं, जो विली लाइक स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं, ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है आपका। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया सो दैट द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज विलीज। तो ये जो आपके यहाँ है, इसके चारों तरफ आपकी क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। तो ये ब्लड कैपिलरीज ज्यादा एब्जॉर्प्शन कब कर पाएंगी? ये तभी कर पाती हैं जब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्शंस बनी होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन्हें कहा जाता है विलीज। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए विलीज लिखते हैं, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस in our small intestine, in our small intestine to increase the surface area so that absorption occurs efficiently, अच्छी तरीके से हो सके, are called विलीज, are called विलीज। तो जहां पे भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जहां पे हमें एब्जॉर्ब करना है, वहां पे विलीज लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके विलीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और इससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का जो एफिशिएंसी है, जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है, इसी की रीजन से हो पाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि डिफाइन द प्रॉपर्टी या डिफाइन द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स विलीज टू एब्जॉर्ब मोर फूड और या मोर न्यूट्रिशन। तो क्या होता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। वो क्या होता है? जो स्ट्रक्चर जो है आपका, उसमें इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया। तो वो सरफेस एरिया का जो कंसेप्ट है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो आपको ये समझना है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारे लिए अच्छा है, हमारा जो फूड है उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे और हम ज्यादा ही उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे ड्यूरिंग एसिमिलेशन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज ये थे जो हमारे पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हम बात करें ह्यूमन न्यूट्रिशन के रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम्स के साथ। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक वन ऑफ देम आर जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं और इन ग्लैंड्स का मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहता है डाइजेशन में, दैट इज बाय सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम सिक्रीट कर जाते हैं। अभी एंजाइम्स होते क्या हैं ये समझते हैं। एंजाइम्स एक केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो फूड है
उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं टू द सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंजाइम्स। तो हम एंजाइम्स को समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम्स। करेक्ट, द सब्सटेंस secreted by glands that break down complex food या सब्सटेंस हम बात करें into simpler products are called enzymes। तो आपको एंजाइम्स अगर कोई पूछता है तो ये है। एग्जाम्पल में हम बात करें तो हमारे पास अमाइलेज है, रेनिन, ट्रिप्सिन, माल्टेज, बहुत सारे हैं, सुक्रेज, ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स आते हैं। अभी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और कहां से कौन से ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं वो हम इसमें समझेंगे। तो एंजाइम्स के बारे में समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, व्हाट आर द वेरियस ग्लैंड्स एंड वेरियस सिक्रीशंस। कौन से सिक्रीशन करते हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं और उस ग्लैंड्स में उस सिक्रीशन में कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से एंजाइम्स आते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड से आते हैं। हम पहले बात करेंगे ग्लैंड की, कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, उससे सिक्रीशन कौन सा निकल रहा है, सिक्रीशन में एंजाइम कौन सा है और एंजाइम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या है उसका, ठीक है। चलिए तो इनको हम समझते हैं, इसको एक एक स्टेप वाइज समझते हैं, प्रोसेस से चलते हैं कि हम न्यूट्रिशन जैसे इनटेक से स्टार्ट होता है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फूड लेते हैं माउथ में, इनटेक प्रोसेस। तो वहां पे कोई हमारा ऐसा सिक्रीशन ग्लैंड है या नहीं है वहां पे हमारे पास होता है सलाइवरी ग्लैंड, तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड। हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है, थूक जो हम कहते हैं, वो बेसिकली ग्लैंड्स है हमारे पास। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स उनको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए सिक्रीशन क्या करते हैं, अब सिक्रीशन जो है वो कौन सा है, सलाइवा। क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं, यहां पे होता है, पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, ये हम जो फूड खाते हैं उनमें उसमें होता है एक स्टार्च कंपोनेंट होता है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है और बनाता क्या है, कि ग्लूकोज बनाता है। तो आपको पता भी होना चाहिए क्या बनाता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ये बनाता है ग्लूकोज। क्लियर हो गया होगा। तो हमें अगर फंक्शन में आ जाए तो फंक्शन में क्या रहेगा, स्टार्च टू ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अगला जो है ये आता है आपका सेकंड, जो आता है वो आपका सेकंड के लिए, तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद हमारा फूड कहां ट्रेवल करता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में हमारा कोई भी ग्लैंड नहीं है जो एंजाइम सीक्रेट करेगा। उसके बाद हम आते हैं स्टमक में। स्टमक में आने के बाद स्टमक में एक ग्लैंड है हमारे पास, यस, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हमारे ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारे स्टमक में, जहां जो क्या करता है आपका,
एक तो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों आपके यही सिक्रेट होते हैं। देखिए HCl जो है वो इस एंजाइम्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई एंजाइम नहीं होता उसमें। बेसिकली गैस्ट्रिक जूसेस जो है इनमें दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, वन इज पेप्सिन एंड अदर इज रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जो हम खाने में प्रोटीन लेते हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं। उसमें भी मेजरली आपको पेप्सिन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। पेप्सिन ज्यादातर होता है, रेनिन अडल्ट्स में कम होता है, कम पाया जाता है, ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे अडल्ट्स में जाते रहेंगे एब्सेंट होता चले जाएगा, कम होता चले जाएगा। तो ये बेसिकली रेनिन अगर आपको कभी समझे तो ये खाली मिल्क के लिए बात करें तो ये मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको ज्यादातर उसके साथ रिलेटेड है। तो ये बच्चों में मिल्क, जब बच्चे जो होते हैं वो मिल्क ज्यादा पीते हैं तो उनमें ये ज्यादातर यूज होता है। अडल्ट्स में इन ये आप एज के साथ साथ ये कम होता चले जाता है। हमारे यहाँ पेप्सिन ज्यादातर यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो मिल्क में भी प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, इन प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टोन्स में, ठीक है। पेप्टोन्स, कैल्सिनोजेंस हो गए, बहुत सारी चीजों में ब्रेक डाउन होता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। क्लियर। फिर उसके बाद देखें, उसके बाद हमारा स्टमक है, स्टमक से हमारा फूड निकल के जाता है ड्यूडेनम तक। ड्यूडेनम मतलब जहां पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम में आपका दो ऐसे ग्लैंड्स हैं जो वहां पे डक्ट की तरह जुड़े होते हैं, लीवर एंड पैनक्रियास। तो वहां पे दोनों काम करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले लीवर की। लीवर का सिक्रेशन आपको पता होना चाहिए। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। अच्छा, बाइल जूस सिक्रेट हो तो रहा है, इसके साथ कोई एंजाइम्स भी है क्या? बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते। बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं है, तो बाइल जूस का कोई रोल नहीं आता है यहाँ पे। हाँ, सिक्रेशन जरूरी है, ये पता होना चाहिए। बाइल जूस इसलिए हमने लिख दिया, बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले, यहां भी ये सिक्रेशन करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है ये, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस को ये सिक्रेट करता है। इन पैनक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स आपको मिल जाते हैं। पहला हम बात करें ट्रिप्सिन, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लास्ट लाइपेज। ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज, ये तीन आपके सिक्रीशंस होते हैं, ठीक। तो इनको समझते हैं क्या क्या है सिक्रीशन में। जो ट्रिप्सिन होता है वो वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को वो बनाता है पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अमाइलेज, जैसे हमने स्लैवरी अमाइलेज था, सेम चीज यहाँ पे स्टार्च को वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। सेम चीज है ऊपर भी और नीचे भी। लाइपेज ये अलग है आपका। लाइपेज बेसिकली आपका फैट जो हम फैट कंपोनेंट बोलते हैं उसको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फैट्स को, फैटी जो हमारे फैट्स हैं, फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारे फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो हमारे जो पैनक्रियाटिक जूसेस है उसमें तीन है, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाज एंड लाइपेज, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आपके हो गए। तो पैनक्रियाज तक हम आ गए। अब हम बात करें पैनक्रियाज के बाद नीचे, अगर हम बात करें पैनक्रियाज के बाद आगे कोई और आता है क्या? यस, आता है। मिटो देते हैं।
उसके बाद हमारे जो हम बात करें ड्यूडेनम में हो गया हमारा। उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इलियम वाला पार्ट आ जाता है। इलियम के जो इलियम हम बात करते हैं, इलियम की जो वॉल्स होती हैं वहां पे एक ग्लैंड पाया जाता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टाइन्स होते हैं वहां पे, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वहां पे पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लास्ट जो सेक्शन कह सकते हो जहां तक हमारे ग्लैंड्स है, जहां तक सिक्रीशन होता है वो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं दैट इज इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस ये सीक्रेट होते हैं। और इंटेस्टिनल जूसेस में एंजाइम्स की अगर हम बात करें, एंजाइम्स में हमारे आते हैं माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस एंड लाइपेस। ये हमारे 4 एंजाइम्स होते हैं जो यहां से सीक्रेट होते हैं। अब इन सीक्रेशंस को देखिए, माल्टेस बेसिकली क्या करता है, ये हमारे होते ये जो 3 है पहले के, ये ग्लूकोज ही बनाते हैं बट अलग अलग कंसेप्ट है। देखिए माल्टेस जो होता है, माल्टेस माल्टोज को तोड़ता है, ऐसी सुक्रेस सुक्रोस और लैक्टेस लैक्टोस, ये सारे ब्रेक डाउन करके कुछ एक ही चीज बनाते हैं दैट इज ग्लूकोज। ये सारे ग्लूकोज ही बनाते हैं। और लाइपेज अभी हमने पढ़ा था, फैट्स को किसमें तोड़ता है, फैटी ऑयल एसिड्स, फैटी एसिड्स। तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, अगर वापस एक बार रिवीजन करें इनका, तो सबसे पहले हमारे सलाइवरी ग्लैंड आते हैं। 3 ग्लैंड्स हैं हमारे पास, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उसमें सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है जो कि आपका स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर हम उसके बाद जैसे नीचे मूव करते हैं, मूव करते हुए इसोफेगस से नीचे स्टमक में आते हैं। स्टमक में हमारे पास पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर पाया जाता है आपका रीनिन एंड पेप्सिन। तो ये रीनिन और पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और ये प्रोटीन्स को ये किसमें कन्वर्ट करते हैं, पेप्टोन्स, कैल्सिनोजेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके उनमें ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हम जब नीचे जाते हैं ड्यूडेनम में आते हैं। ड्यूडेनम में हमारे लीवर आता है और पैनक्रियाज आता है। लीवर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता बट जो जूस है वो इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस होता है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट बोल रहे हैं पैनक्रियाटिक्स में, तो पैनक्रियाज जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करते हैं जिसमें हमारे पाए जाते हैं ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। तो ये जो 3 है, इसमें ट्रिप्सिन जो होता है आपका, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, अमाइलेज जो आपका है वो स्टार्च को सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज में। फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो हमारा ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे इलियम वाले पार्ट में जहां पे हमारी विलीज होती है, जहां एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो उसके ऊपर जो आपकी वॉल्स होती है वहां पे पाया जाता है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टिनल जूसेस में पाए जाते हैं माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस एंड लाइपेज। ये जो 3 है, ये तीनों के तीनों माल्टेस, सुक्रोस, माल्टोस, सिक्रोस एंड लैक्टोस, इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और जो लाइपेज है फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है। तो आपको ये पता होने चाहिए कौन से एंजाइम्स कहां पे पाए जाते हैं, इनके लोकेशन भी पता होने चाहिए। अगर कोई पूछ ले आपसे कि लाइपेज जो आपको मिलता है वो कहां पे पाया जाता है, लाइपेज एक एंजाइम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पे पाया जा रहा है। ये ड्यूडेनम वाली लोकेशन पे आता है आपको, और आपको इलियम वाली लोकेशन पे दोनों जगह पाया जाता है। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से एंजाइम कौन से सिक्रीशन में पाए जाते हैं। जैसे इंटेस्टिनल ग्लैंड में, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करते हैं उनमें कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इनमें ये जो टेबल है इसको आप समझे, इनको प्रॉपर रिवीजन करें, इससे कि क्या हो, कोई भी अगर एंजाइम्स आपसे पूछा जाता है तो कहां से आता है, क्या क्या कन्वर्ट करता है, कौन सा इसका फंक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, उसके पार्ट्स समझ आ गए थे सारे। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जो इसके साथ रिलेटेड थी वो समझ ली। एंड लास्ट जो एंजाइम्स होते हैं हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में और ग्लैंड्स, उनको भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। जो हमारा न्यूट्रिशन पार्ट है वो हमारे यहाँ खत्म होता है। इसके बाद अब लाइफ प्रोसेस में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन वाला पार्ट आगे आ जाता है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन कंप्लीट ओवर हो गया। थैंक यू।